अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये यंग लायर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीगल प्रैक्टिस कोर्स। आज के इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम जो है डिक्लेरेटरी सूट के बारे में पढ़ेंगे, फाइलिंग ऑफ सिविल सूट, किस तरीके से सिविल सूट का आगाज़ किया जाता है। अब ज़रूरत पेश क्यों आई इस कोर्स को स्टार्ट करने की? जब मैं कोर्ट के अंदर गया तो प्रैक्टिस ऑफ द कोड ये देखी कि सीनियर जूनियर को नहीं सिखाता, और अमूमन यही प्रैक्टिस बन चुकी है कि जितने भी आप सीनियर्स देख लें, जितने भी नियर अबाउट कोई 90% सीनियर जो है वो जूनियर को नहीं सिखाते। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिंपल ही है कि जूनियर सीनियर से सीखना ही नहीं चाहता, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये कि जो सीनियर आपको सिखा नहीं रहा, इट मीन्स कि वो खुद जब किसी का जूनियर था तब उसको भी किसी सीनियर ने नहीं सिखाया। ठीक है, अब ऐसा क्या किया जाए कि सीनियर आपको सिखाना शुरू कर दे? अब देखें, प्रैक्टिस ऑफ द कोड क्या बन चुका है कि सीनियर ने जैसा कहा आपने वैसा किया। फॉर एग्जांपल, सीनियर ने आपको सिर्फ और सिर्फ इस हद तक ही महदूद रखा कि आपने एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन लिख के फ़ाइल करनी है, आपने जो है क्लाइंटेशन को देखना है, या फिर आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि किस कोड की कौन सी तारीख़ है, जाके डेट लेके आ जानी है। या आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि सीनियर ने आपको कहा कि भाई आप जाके ये देख के आएँ कि अभी तक जज साहब आए या नहीं आए। ठीक है, ऐसे ही मतलब कि आपको महदूद कर दिया, कभी भी आपको पेशी पर नहीं लेके गए, कभी भी आपको आर्ग्यूमेंट्स करना नहीं सिखाया। तो वो आर्ग्यूमेंट्स करना किस तरीके से आएंगे, ऐसा हम क्या करें एज बीइंग अ जूनियर कि सीनियर हमें सिखाए या फिर हम खुद ही सीखने लग जाएं? पहली चीज़ आपने क्या करना है, ड्राफ्टिंग। लीगल ड्राफ्टिंग पे जितनी ज़्यादा आपकी कमांड होगी उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप केसेस से सीख पाएँ। अब मिसाल के तौर पे जब मैं कोर्ट के अंदर गया तो मैंने ये देखा कि जितने भी सीनियर्स हैं, जितने भी एडवोकेट्स हैं, 90% एडवोकेट्स जो है वो ड्राफ्टिंग नहीं करना जानते। वो क्या करते हैं, स्टेनो से अपनी ड्राफ्टिंग करवाते हैं, और स्टेनो के पास हर सीनियर जा रहा है। हर सीनियर किसके पास जा रहा है? स्टेनो के पास जा रहा है। अगर आप ड्राफ्टिंग करना शुरू कर दें, एक स्टेनो कितना कमा लेता है एक दिन के अंदर? नियर अबाउट कोई 15 to 20,000 पर डे। अब जब आप ड्राफ्टिंग करना सीख गए, सीनियर अपने केसेस की ड्राफ्टिंग भी आपसे करवाएगा, और आपके पास दूसरे एडवोकेट्स भी आएंगे कि आप हमारे केस की भी ड्राफ्टिंग करें। मतलब कि आप अपने केसेस से भी सीख रहे हैं और जितने अदर एडवोकेट्स हैं उनके केसेस से भी सीख रहे हैं। जब सीनियर आपसे उस केस की ड्राफ्टिंग करवा रहा है तो वो आपको ईच एंड एवरी पॉइंट डिक्टेट करेगा कि आपने इस पॉइंट पर ये यहाँ पर रहना है, इस पॉइंट पर आपने यहाँ पर रहना है। जब वो ये देखेगा कि अगर मैं स्टेनो को 5,000 दे रहा हूँ एक केस की ड्राफ्टिंग के, तो इसको कि मैं क्यों ना पर डे जो है 2 to 3,000 दे दूँ। मतलब कि आपकी अर्निंग भी वहाँ से उस स्टेज से स्टार्ट हो गई। ठीक हो गया। अब दूसरी बात ये कि जब आपने ड्राफ्टिंग करना सीख ली, फिर 2 से 3 महीने बाद आप ये देखते हैं कि सीनियर मुझे सिखा ही नहीं रहा, और ड्राफ्टिंग में अच्छे तरीके से जान गया हूँ किस तरीके से क्रिमिनल केस को फाइल किया जाता है, किस तरीके से एक सिविल सूट को इंस्टीट्यूट करना है, सारे की सारा प्रोसीजर जो है मैं सीख गया हूँ, ड्राफ्टिंग वगैरह में सीख गया हूँ। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप जो है कोर्ट के अंदर खुद से कोई भी एक छोटा सा केस ले जाएं, फाइलिंग ऑफ सिविल सूट। ठीक है, जब आप कोर्ट के अंदर एक केस लेके गए तो उस केस के अंदर जितने भी पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं है, आप किसी भी सीनियर से जाके पूछ लें। लेकिन प्रैक्टिस आप फिर कुछ मंथ्स के बाद इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दें। ऐसा अक्सर मैंने ये देखा है, कराची के अंदर भी जब मैं गया तो वहाँ पर मैंने देखा ऐसे भी जूनियर हैं जो 3-3 साल एज बीइंग अ जूनियर ही काम कर रहे हैं। सीनियर के पास एज बीइंग अ जूनियर ही काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनको एक किसी किस्म का आसरा नहीं है कि उनको किसी किस्म की स्टेपमेंट वगैरह मिल जाए। मतलब कि वो खुद का खर्चा भी घर से उठा रहे हैं टिल टुडे। अब जाहिर सी बात है कि आप इनरोल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, इट मीन्स कि वो हाई कोर्ट के इनरोल भी हो गए, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, वो जूनियर के पास ही काम कर रहे हैं और स्टेपमेंट वगैरह उनको कुछ भी नहीं मिल रहा।
तो स्टेपमेंट कैसे मिलेगा? स्टार्टिंग में जब आपको ड्राफ्टिंग आ गई, ड्राफ्टिंग करना आप सीख गए, ड्राफ्टिंग के बाद जब आप कुछ मंथ के बाद आप खुद से कोड के अंदर जाने लग गए, खुद से आप जो है एक केस फाइल करने लग गए, फिर क्या होगा? आप जाहिर से स्टार्टिंग के अंदर कोई आपके पास बड़े बड़े केसेस नहीं आएंगे, आपके पास छोटे ही केसेस आएंगे। उन छोटे केसेस के अंदर भी पॉइंट्स होती हैं, ऐसे पॉइंट्स जो थ्योरेटिकली जितना भी पढ़ लिया जाए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप जो है प्रैक्टिस के अंदर नहीं उतरेंगे, तब तक आपको वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। खैर, जहाँ भी ऐसा कोई पॉइंट हो कि जहाँ पर आपको लगे कि अब मुझे सीनियर की ज़रूरत है, तो आप मुझसे गाइडेंस ले लें, या फिर आप अपने ही कंसर्न जो भी आपका सीनियर है वहाँ से गाइडेंस ले लें। ठीक है, अब करना क्या है, हम डेली बेसिस पे किस तरीके से, किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे इस कोर्स को जो है कंटिन्यू करने के लिए। डेली बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम जो है फर्स्ट स्टेप पे स्टेप 1 हमारा ये होगा कि हम आपको एक प्रोसीजर बताएंगे कि किस तरीके से आपने एक केस को प्रोसीड करना है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप पे जब हम आएंगे, स्टेप 2 पे हम क्या करेंगे, हम आपको ड्राफ्टिंग करना सिखाएंगे। और स्टेप 3 पे हम आपको पुश करेंगे कि आपके पास अगर कोई केस है तो आप खुद से चले जाएं कोर्स पर। अब ये जो हमारा कोर्स है ना, लीगल प्रैक्टिस कोर्स, ये 2 मंथ्स कोर्स होगा, और रजिस्ट्रेशन के लिए 0311 300 888 7। अब जब हम स्टेप 2 पर आएंगे तो ये वाला जो पॉइंट पोर्शन है स्टेप 2 वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हम नियर अबाउट कोई 40 टू 45 ड्राफ्ट्स जो है डिस्कस करेंगे। किस तरीके के ड्राफ्ट? फॉर एग्जांपल 151 की एप्लीकेशन कहाँ मूव होगी, 151 सीपीसी की एप्लीकेशन कहाँ मूव होगी, उसका क्या प्रोसीजर है। ठीक है, इसी तरीके से एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन अक्सर जूनियर्स को लिखने नहीं आती, उसका पूरा का पूरा एक तरीक़ेकार क्या है। इसी के साथ साथ फिर जो हमारे पास एक लीगल नोटिस है, लीगल नोटिस किन किन सूरतों में दिया जा सकता है ये भी, और साथ ही साथ लीगल नोटिस ड्राफ्ट किस तरीके से होगा, ये जब हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एंड ऑफ द क्लास जो है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपके साथ ये चीज़ें शेयर होती रहेंगी। मिसाल के तौर पे अगर आज हम डिस्कस करें डिक्लेरेटरी सूट, तो डिक्लेरेटरी सूट का ईच एंड एवरी पेज में आपको जो है पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको शेयर कर दूंगा। खैर, अब हम कुछ दिन नियर अबाउट कोई 10 to 15 डेज स्टेप 1 पे चलेंगे, जिसके अंदर हम जो है आपको थ्योरेटिकली लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर डिक्लेरेटरी सूट है तो इसके साथ साथ इसके रेलेवेंट प्रोविजंस क्या हैं, प्लेंट किस तरीके से दाखिल होती है। देखें, जब हमने ऑर्डर 7 पढ़ा तो वहाँ पर पढ़ने की हद तक हमें सिर्फ पता चला कि ऑर्डर 7 में जो प्लेंट है, प्लेंट के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। जब आप प्रैक्टिकली उसको देखेंगे, प्रैक्टिस के अंदर आएंगे, आप ये देखेंगे कि इसके अंदर इफेक्ट्स इस तरीके से के होते हैं। इसके अंदर काज ऑफ एक्शन जो है वो इस पैटर्न का होता है। काज ऑफ एक्शन के साथ जो प्रेयर होती है, प्रेयर किस तरीके से लिखी जाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें जब आप उसके अंदर देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकली अगर हम इसको देखें, किसको? डिक्लेरेटरी सूट को। तो डिक्लेरेटरी सूट के अंदर स्टेप 1 के अंदर जब हम आए, स्टेप 1 के अंदर हमने क्या किया, हमने जो है प्लेंट फाइल की। प्लेंट के साथ साथ आपके पास क्या होनी चाहिए? आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। किसका आईडी कार्ड? प्लेंटिफ का आईडी कार्ड। एज बीइंग एन एडवोकेट आपके पास प्लेंटिफ का आईडी कार्ड होना चाहिए। अगर आईडी कार्ड नहीं है, प्लेंटिफ माइनर है, तो फिर उसका बे फॉर्म। स्टेप 2 के अंदर फिर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? स्टेप 2 की तरफ जाने से पहले स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होगा कि प्लेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। जब हमने प्लेंट को डिस्कस किया तो प्लेंट के अंदर क्या क्या था? फैक्ट्स थे। फैक्ट्स के बाद क्या था? फैक्ट्स के बाद काज ऑफ एक्शन, फिर ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन के बाद प्रेयर, वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद फिर
वकालतनामा, ठीक है। उसके बाद जब हम स्टेप 2 के अंदर आएंगे तो फिर स्टेप 2 के अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मतलब कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्लेन के साथ लगने चाहिए, जितने भी, फॉर एग्जांपल अगर आपका डिक्लेरेटरी सूट है कि रिलेटेड टू नादरा, जिसके अंदर आपके पास क्या है, ऐसा केस है जिसके अंदर जो प्लेंटिफ है आपका, उसके नाम के अंदर कोई चेंजिंग करनी है, तो उसके जितने भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, जितने भी, फॉर एग्जांपल कोई बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, या फिर जो है स्कूल का कोई सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, या फिर जो है मार्कशीट वगैरह हो गई, तो रेलेवेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे के सारे आप उसके साथ अटैच करेंगे। फिर उसके बाद एप्लीकेशन मूव होगी। एप्लीकेशन किस चीज़ की मूव होगी? एप्लीकेशन मूव होगी आपके ऑर्डर 9 रूल 1-2 की, ऑर्डर 39 रूल 1-2 इंजंक्शन की, ठीक है। अब डिपेंड करता है ये आपका कि आपका जो डिक्लेरेटरी सूट है वो किस नेचर का है, ठीक है। उसके बाद ये प्लेंट के बाद एप्लीकेशन मूव होगी। किसके बाद? प्लेंट के बाद एप्लीकेशन मूव होगी। फिर जो है हम क्या लिखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिक्लेरेटरी सूट है तो फिर लिस्ट ऑफ लीगल हेयर्स। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा आपका एड्रेस, जिसको हम उर्दू के अंदर कहते हैं फ़र्द पता, ठीक है। पंजाब के अंदर फ़र्द पता कहा जाता है। अब पंजाब के अंदर ये प्रैक्टिस ऑफ द कोड है कि जितने भी हमारे पास एप्लीकेशंस मूव होंगे, जितने भी ये फॉर्म्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे उर्दू के अंदर होंगे। लेकिन सिंध के अंदर क्या है? सिंध के अंदर ये सारी चीज़ें इंग्लिश के अंदर है। अब उसके बाद लिस्ट ऑफ विटनेसेस, लिस्ट ऑफ विटनेसेस आ जाएगा। लिस्ट ऑफ विटनेसेस के बाद क्या आएगा? एप्लीकेशन मूव होगी एक, जो कि ऑर्डर 7 रूल 14 की है। अब ये ऑर्डर 7 रूल 14 क्या है? जो हमें बताता है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। किसके बारे में बताता है? प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। फिर उसके बाद एक और जो है आप एप्लीकेशन मूव करेंगे, किसकी? ऑर्डर 13 एप्लीकेशन के तहत क्या होगा? ऑर्डर 13 रूल 1 की, जो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बताता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो सारे के सारे आप प्रेजेंट करेंगे। फिर 9th स्टेप पे टिकट वगैरह, टिकट जितने भी हमारे पास कोर्ट फीस हैं, फॉर एग्जांपल जिस भी नेचर का आपका जो है मैटर होगा, उससे रिलेटेड आप ये देखें कि उस पर टिकट कितने रुपए की लगेगी। अब ये फॉर एग्जांपल के अगर डिक्लेरेटरी सूट है, अगर तो ये कोर्ट फीस एक्ट के अंदर लिखा है कि डिक्लेरेटरी सूट के ऊपर कोई फीस वगैरह नहीं है, तो फिर टिकट वगैरह भी नहीं लगेगी। उसके बाद वकालतनामा, लास्ट में आपका क्या लग जाएगा? वकालतनामा। अब ये जो वकालतनामा और वेरिफिकेशन है, ये वेरिफिकेशन मींस कि आप जो है वेरीफाई कर रहे हैं कि जो आपका प्लेंटिफ है वो 100% सच कह रहा है। इट मीन्स कि कसमनामा आप दे रहे हैं अपने प्लेंटिफ की तरफ से। अगर वो झूठा तो इट मीन्स कि उसके जितने भी मैटर्स हैं, उसके जितना भी झूठ बोला हुआ है, उसके जितने भी ये पूरा का पूरा मैटर है, उसकी सज़ा आखिरत में आपको मिलेगी, उसको मिले या ना मिले, ठीक है। खैर, ये तो प्रैक्टिस ऑफ द कोड भी बन चुका है और जूनियर्स की, सीनियर्स की, सबकी प्रैक्टिस बन चुकी है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये कि आप एक एडवोकेट हैं। क्या है? आप एक एडवोकेट हैं। इंटीरियर के अंदर जब हम गए तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी कि एडवोकेट्स ने अपनी वैल्यू को डी वैल्यू कर दिया है। अपनी वैल्यू को डी वैल्यू किस तरीके से किया है कि एक खसीस रीडर के सामने वो बोल नहीं सकते, एक खसीस क्लार्क के सामने वो बोल नहीं सकते। उसका रीज़न कि भाई ये जो है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है तो आप क्या हैं? आप एक एडवोकेट हैं। जाके पंजाब के अंदर जाके देखें, जाके इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर जाके देखें किस तरीके से एक एडवोकेट जो है वो अपने काम निकालना जानता है। किस तरीके से एक एडवोकेट जब किसी ऑफिस के अंदर जाता है तो उस ऑफिस के अंदर उसका काम किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इंटीरियर के अंदर कोई वैल्यू नहीं है,
कोई जो है उसको प्रोसीजर नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना। खैर मैंने एक एडवोकेट से पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों नहीं करते। उसने क्या किया, उसने जो है एक एप्लीकेशन, उसने एक जो है सूट इंस्टीट्यूट किया था। तो रीडर ने ये कहा कि आपने जो प्रेयर दी है उस प्रेयर के अंदर जो आपने इराज़ी इस सूट के अंदर लिखी है प्रेयर के अंदर नहीं लिखी। अब ये कोई पॉइंट नहीं है। अब एज बिंग एडवोकेट उसको क्या करना चाहिए था, उसको ये कहना चाहिए था कि रीडर साहब आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे किस कानून के तहत ये कह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपके पास कौन कौन से पावर्स हैं कि जिन पावर्स के तहत आप मुझे ये बात कह रहे हैं। हाँ, करना उसको ये चाहिए था कि वो उसको कहता कि आप मुझे जो है प्रेजेंट करवाएं किसके सामने, जज साहब के सामने। मैं उनसे खुद बात करूंगा और उनसे पूछूंगा, अगर उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया विथ रीजंस तो वो भी उस पर ऑब्जेक्शन जो है देंगे और वो मुझे लिख कर देंगे रिटर्न में कि आपने ये चीज़ जो है गलत दी है और आप इसको करेक्ट करके आएँ। अगर इसमें कोई इरेनियस मिस्टेक है आप इसको करेक्ट करके आएँ। लेकिन हुआ क्या, रीडर ने दी और उसने चुप करके ले ली और वो वापस आ गया। जब वो वापस आया मैंने उसको समझाया, लेकिन क्या वो उनके कहने के मुताबिक ये तो प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट बन चुकी है। अब प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट अगर बन चुकी है तो इसको चेंज कौन करेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि एक नॉर्मल ड्राफ्ट में जो एक प्रोसीजर चलता हुआ आ रहा है कई सालों से कि प्लेंट जो है इसी शेप में लिखी जाएगी, अगर आप उससे अच्छी ड्राफ्टिंग करना जान गए, ठीक है, अगर आप उससे अच्छी ड्राफ्टिंग करना जान गए, अगर आप उसमें कुछ अच्छे वर्ड्स यूज़ करना जान गए और अगर आप जाके उसको प्रेजेंट करवाते हैं तो ये क्या अच्छी बात नहीं है। मतलब कि आप अपनी वजह से प्रोसीजर को थोड़ा बहुत चेंज करना जान गए। खैर अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर करना ये चाहिए कि आपकी स्मार्ट स्टडी भी हो, लॉ पे ग्रिप भी हो, साथ ही साथ आपकी ड्राफ्टिंग पर भी ग्रिप हो। जब आपकी ड्राफ्टिंग पर अच्छे तरीके से ग्रिप होगी तो आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे। कभी भी आप जो है स्टेनो के, कभी भी आप क्लर्क के मोहताज नहीं होंगे कि हमें जो है ये एप्लीकेशन दे दें, हमें जो है ये एप्लीकेशन ड्राफ्ट करवा दें। अब जब ड्राफ्ट भी करवा रहे हैं 500, बात ये नहीं है पैसे देकर काम करवाना, बात ये है कि आप किसी के मोहताज नहीं होंगे। एट अ टाइम अगर आपको चाहिए तो आप जो है उसको खुद भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। अफसोस की बात यह है कि मैंने कुछ ऐसे एडवोकेट्स भी देखे इंटीरियर के अंदर जो कि, अब मैं क्या कहूँ कि वो जो है ये भी नहीं जानते कि किस तरीके से एक एप्लीकेशन लिखी जाती है जब सर्टिफाइड ट्रू कॉपी के लिए हम एप्लीकेशन देते हैं। लोकल लैंग्वेज के अंदर भी लिखना नहीं जानते। बाकी वो एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन तो रही दूर की बात। खैर अगर ये भी नहीं आती आप में से किसी को तो वो भी मैं आपको लिखना सिखा दूंगा। अगर कोई आपको हरास कर रहा है एज बीइंग ए नॉर्मल सिटीज़न तो उसकी जो एप्लीकेशन किस तरीके से मूव करते हैं डीआईजी को, आईजी को या फिर जो है एसपी को, वो किस तरीके से मूव की जाती है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसका पैटर्न क्या है, वो भी मैं आपको लिखना सिखा दूंगा। साथ ही साथ जितने भी हमारे पास कोड के अंदर के जितने भी हमारे पास एप्लीकेशंस मूव होती हैं जो कि मिसलिनियस एप्लीकेशंस होती हैं, कौन सी एप्लीकेशंस मिसलिनियस एप्लीकेशंस होती हैं, वो भी मैं आपको मूव करना सिखा दूंगा। और उसका ड्राफ्ट जो है उसका पैटर्न ऐसा पैटर्न है कि अगर आपने एक बार अपनी नज़रों से गुजार लिया आप खुद अपनी वर्डिंग के अंदर उसको लिख सकते हैं। अब आप ये सोचें कि अगर आपको इस चीज़ पर ग्रिप आ गई तो कितना अच्छा होगा आपके लिए भी और साथ ही साथ जिसके पास आप प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए भी, कि आप उसका काम भी आसान कर रहे हैं। उसको किसी और के पास जाने से अच्छा वो आपको कहेगा कि आप मेरा ये काम कर दें। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप ये देखें कि वही आपका सीनियर आपको सर कह के बुलाएगा, सिर्फ इस वजह से कि आप काम के बन गए उसके लिए। जब चाहे कितनी ग्रिप हो आपकी लॉ के ऊपर आपकी चाहे कितनी भी ग्रिप हो, लेकिन जब आप कोर्ट के अंदर कदम रखेंगे तो आप खाली हैं। ये चीज़ मैंने देखी। अब खाली क्यों है, इस वजह से खाली हैं कि लॉ तो आपको आता है लेकिन उस लॉ को यूटिलाइज़ किस तरीके से करते हैं, उस लॉ को प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करना है वो आपको नहीं आता। आपको प्रोसीजर पता है क्रिमिनल ट्रायल का, लेकिन जब तक आप कोर्ट के अंदर देखेंगे नहीं तब तक आपको उस चीज़ का पता ही नहीं चलेगा। एग्जामिनेशन इन चीफ का पता है, क्रॉस एग्जामिनेशन का पता है, फिर मूवीज़ के अंदर भी देखा है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप देखेंगे तब आप खुद से जानेंगे कि मैं कल कला को यहाँ पर खड़े होकर किस तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन करूँगा। क्रॉस एग्जामिनेशन में मुझे कौन कौन सी पॉइंट्स देखनी पड़ेंगी, ईच एंड एवरी पॉइंट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। खैर ये जो चीज़ें हैं ना, ये जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि जो कि आपको कहाँ पे समझ आएंगे जब आप खुद से कोर्ट के अंदर जाएंगे और जब आप खुद से प्लीड करेंगे केस को। आप खुद से प्लीड किस तरीके से करेंगे, आप केस पकड़ें, कोई भी छोटा मोटा केस हो, वहाँ से स्टार्ट करें। स्टार्ट कैसे करें, सीनियर की गाइडलाइंस ले लें,
किसी ऐसे सीनियर की गाइडलाइंस लें, इवन वो आपके कॉन्टैक्ट में नहीं था, आप उसको सर कह के सर मुझे बताएं कि अब मैंने ये जो है सूट इंस्टीट्यूट किया, अब मैं फ़र्दर इसके बाद क्या करूँ, अब मैं फ़र्दर इसके बाद आर्ग्यू करूँ या नहीं करूँ, एप्लीकेशन मूव करनी है तो कौन सी एप्लीकेशन मूव करूँ, सारा कुछ आप सीनियर के असिस्ट में कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, अगर आप वाकई आपके अंदर ईगरनेस है इस चीज़ की तो, अंडरस्टैंड। बाकी इंशाल्लाह रही बात लीगल ड्राफ्टिंग की और साथ ही साथ किसकी, फाइलिंग ऑफ सूट की, और साथ साथ क्रिमिनल जितने भी हमारे पास केसेस हैं उनको फाइल करने की, उनको जो है डिस्कस करने की, वो इंशाल्लाह हम जो है डेली बेसिस पे डिस्कस करते चलेंगे। और रही बात जहाँ तक कोर्ट की, तो कोर्ट जब तक आप जाएंगे नहीं, जब तक आप वहाँ का प्रोसीजर देखेंगे नहीं, तब तक आपको कुछ नहीं समझ आएगा। मैंने पूरा का पूरा प्रोसीजर कोर्ट का विद इन 1 मंथ सीख लिया था। उसका रीज़न क्या था कि लॉ अच्छे से आता था और साथ ही साथ ड्राफ्टिंग अच्छी थी। जब आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी होगी, साथ ही साथ लॉ भी अच्छे से आएगा, आप विद इन मैक्सिमम आप 2 to 3 मंथ्स एज बिंग असिस्टेंट, एज बिंग जूनियर आप अच्छे तरीके से सीख लेंगे। उसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी के सीनियर की, आप जो है खुद से इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।